यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी का यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसको देखेंगे यहाँ पर फुल लेंथ नंबर टेस्ट यहाँ पर तीसरा है। ठीक है, फुल लेंथ नंबर यहाँ पर टेस्ट नंबर तीसरा, अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज टेक यूकेटी। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर तीसरा रहेगा और यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर टेस्ट है जो उसके हिसाब से 25 नंबर टेस्ट है। ठीक है, 22 नंबर तक हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे जो सेक्शनल टेस्ट है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से। और यहाँ पर 23, 24 और 25 ये तीन आपके यहाँ से जो ये आपके फुल लेंथ यहाँ पर पेपर है। ठीक है, पूरा यहाँ पर सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास के लिए संबंध में विचार करना है। अंग्रेज पूंजीपतियों से मत विश्वास पैदा करने हेतु भारत सरकार ने निवेश में उनके निवेश पर कम से कम 5% गारंटी का ब्याज जो ब्याज था वो प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। ठीक है, पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश काल में रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से निजी ब्रिटिश कंपनी द्वारा किया गया था और निजी निवेशक को आकर्षित करने के लिए पर भारत सरकार ने गारंटी प्रणाली जो थी उसको यहाँ पर अपनाई थी, जिसके तहत यहाँ पर उसके निवेश को 5% का सुनिश्चित ब्याज देने का वादा किया गया था। तो यदि यहाँ पर रेलवे लाभ नहीं कमा पाती तो ये ब्याज भारतीय राजस्व जो करदाता थे उससे पैसे दिया जाता था। तो आंसर क्या होगा, पहले आंसर करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, रेलवे ने एक अधिमान माल भाड़ा पर भार जो है प्रणाली का अनुसरण किया है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिमान माल भाड़ा जो है इसमें नीति अपनाई थी। इसका यहाँ पर मतलब था कि जो तैयार ब्रिटिश माल था उसको बंदरगाहों से भारत के आंतरिक हिस्सों तक ले जाना और भारतीय कच्चे माल को निर्यात के लिए जो बंदरगाह थे उससे पहुंचने के लिए करके किराया कम रखा गया था। जब भारतीय उद्योगों के वहाँ पर व्यापार करते थे उसका किराया अधिक देते थे। तो दूसरी बात भी करेक्ट है। तीसरा, रेलवे में ईंधन के रूप में कोयले की बढ़ती आवश्यकता ने भारत में कोयला खनन का मार्ग प्रशस्त किया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सभी तीन करेक्ट हो जाएंगे पहला स्टेटमेंट का, पहले क्वेश्चन का डी। क्वेश्चन नंबर दो है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो अधिकारों के और दायित्वों के मध्य यहाँ पर सर्वोत्तम रूप से इसका वर्णन करेगा, जो दायित्वों के मध्य संबंध होते हैं उसका सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अधिकार जो है और उनके यहाँ पर जो दायित्व होते हैं। ठीक है, अधिकारों के जो दायित्व है इनके मध्य संबंध को लेकर के यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत, अधिकार और कर्तव्य एक ही यहाँ पर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि यहाँ पर मुझे जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है तो क्या होगा, यह राज्य और समाज के अन्य सदस्यों पर भी यह दायित्व कर्तव्य डालता है कि वह मेरे जीवन को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो जो आंसर हो जाएगा सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस मंदिर के निर्माण में कई शताब्दियां लगे थे और यद्यपि शिलालेखों में से पता चलता है कि यह सबसे प्राचीन देवस्थल 9वीं और 10वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, किंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ इसके आकार में अत्यधिक वृद्धि देखी हुई थी और कृष्णदेवराय ने अपने राज्याभिषेक को चिन्हित करके इसके यहाँ पर मुख्य मंदिर के सामने विशाल वृक्ष या विशाल कक्ष का निर्माण कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस मंदिर में स्थानीय माता देवी पंपा देवी के विवाह का उत्सव प्रतिवर्ष मनाता है। तो किस मंदिर की यहाँ पर ये बात कर रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो यहाँ पर परिच्छेद दे रखा है किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ऐसे न्यूज़ में था मंदिर यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर विरूपाक्ष मंदिर, यहाँ से सही आंसर होगा बी। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था राइट। यहाँ पर जो विरूपाक्ष मंदिर है ये हम्पी, ये भगवान शिव के एक यहाँ पर विरूपाक्ष को समर्पित करता है और इसका इतिहास जो है वो 9वीं से 10वीं शताब्दी में है, लेकिन यहाँ पर विजयनगर शासकों ने इसे एक विशाल परिसर में बदल दिया था। तो ये सब बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान समीक्षा जो है नई समीक्षा उसके अंतर्गत अधीन नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा नई समीक्षा के अधीन यहाँ पर इनमें से कौन नहीं हो सकता है। पहली बात है, देखो यहाँ पर पहला नई समीक्षा उसको लेकर के यहाँ पर जो पहली बात है ये बोला कि वित्तीय आपातकाल घोषित करने में राष्ट्रपति का समाधान। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर आज अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा नई समीक्षा से बाहर नहीं है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978 इसके बाद ये स्पष्ट है कि यहाँ पर राष्ट्रपति का जो समाधान होगा ये सेटिस्फेक्शन युद्ध भावनापूर्ण होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, संघीय सेवा में नियोजित किसी व्यक्ति को मार्शल लॉ प्रवर्तित जो क्षेत्र होते हैं उसमें व्यवस्था बहाल करने और उनके कर्तव्य के लिए संसद द्वारा विधिक सुरक्षा ये पे क्या होगा, यहाँ पर बोला है कि इसमें अधीन नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आप आर्टिकल 34 है इसके तहत जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ जो सैन्य शासन लागू होता है तो संसद कानून बनाकर किसी सरकारी कर्मचारी को उसके द्वारा दी गई कार्रवाई को क्षतिपूर्ति दे सकती है और इस क्षतिपूर्ति कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ से क्या होगा, ये नई समीक्षा के अधीन नहीं हो सकता है। सही बात है। तीसरा, पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों की उपेक्षा
करने के लिए आर्टिकल 33 के तहत निम्न में से कोई संसदीय कानून, ये तीसरी बात क्या होगी? देखो तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल जो 33 है ये संसद को शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बल, पुलिस और खुफिया जो एजेंसी होती हैं उसके सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर दे, ताकि यहाँ पर अनुशासन बना रहे। और आर्टिकल 33 के तहत यहाँ पर बनाए गए कानून को किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली बात गलत थी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित पर विचार करना है। दर्शन और इसके संस्थापक दे रखे हैं। ठीक है, न्याय के बोल रखा है महर्षि कपिल। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्याय दर्शन के इसके जो संस्थापक महर्षि गौतम कौन थे? महर्षि गौतम। और ये तर्क प्रमाण आधारित होगा। ठीक है, और यहाँ से जो पहली बात बोला है कि यहाँ पर सांख्य दर्शन को लेकर के संस्थापक महर्षि कपिल होंगे, तो ये बात गलत हो जाएगा पहला। और दूसरा भी यहाँ से बात इसकी गलत है, मैंने आपको बताई मीमांसा, ये बोला है गौतम, तो गलत है, क्योंकि गौतम किसका बताया मैंने आपको? गौतम बताया कि न्याय दर्शन के इसके संस्थापक महर्षि गौतम होंगे। ठीक है, दोनों गलत है। वैशेषिक कर्णात कश्यप, ये बात इसकी करेक्ट है, क्योंकि वैशेषिक है इसके संस्थापक कर्णात कश्यप उलूक, इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। तीसरी बात करेक्ट है। केवल 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा? देखते हैं। ये प्रत्येक विभाग में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। पहली बात। 6 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात है। सेकेंड बात है, मनमर्जी गोपनीयता अधिनियम 1923 आरटीआई अधिनियम का अतिरेकण करता है। सेकेंड बात करें, क्योंकि आरटीआई अधिनियम की धारा 22 में स्पष्ट है कि यहाँ पर अधिनियम शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 ऑफिशियल जो सीक्रेट्स होते हैं एक्ट और अन्य कानूनों की अभिभावी होते हैं जो वो प्रभावी रखेगा, यानी आरटीआई के प्रावधान प्रभावी होंगे, न कि गोपनीयता के अधिनियम के। ठीक है, तो ये बात गलत है। तीसरा है, इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद, आवेदन या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? सही है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति एवं गहनता के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होंगी बताना है। पहली बात यहाँ से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री। ठीक है, पहला क्या होगा? सतह। पहली बात यहाँ से जो 7वें का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि यहाँ पर जो वाष्पीकरण और यहाँ पर ऊर्जा में गुप्त ऊष्मा इसको मिल सके। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है 7वें का, सेकेंड बात बोले सेकेंड यहाँ से, हाँ सेकेंड यहाँ पे होना चाहिए ना, 4 बातें दी हैं, यहाँ पे सेकेंड होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, यहाँ पे फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। सेकेंड यहाँ पर कोरियोलिस बल की उपस्थिति, सेकेंड कोरियोलिस बल यहाँ पे ये भी बात करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कोरियोलिस बल जो होगा ये जो बल भूमध्य रेखा के 0 डिग्री पर अनुपस्थित होता है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर वहाँ चक्रवात नहीं बनते हैं और ये बल हवा को घुमाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये भी बात करेक्ट हो गई, दूसरी वाली। तीसरी वाली है ऊर्ध्वाधर वायु की गति में न्यूनतम परिवर्तन, तीसरी वाली बात भी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये नीचे की हवा की गति में अंतर होगा, तो अधिक जो अंतर यहाँ पर अधिक होगा तो क्या होगा? चक्रवात का ढांचा टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चारों बातें करेक्ट हैं। 3 बात ये, चौथी बात ये निम्न स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल के पास से ही एक निम्न दाब का क्षेत्र विक्षोभ बनाता है। ठीक है, चारों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से सभी 4 डी। यहाँ पर तीसरा नहीं, यहाँ पर चौथा होगा ये। ठीक है, पॉइंट। आगे आते हैं, इन्होंने जो प्रिंट करने में थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया इसको, है ना। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, जब शुष्क बर्फ कमरे के तापमान पर वायु के संपर्क में आती है तो वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? 8वें का करेंट आंसर हो जाएगा यहाँ से, जी जानते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर शुष्क बर्फ वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 राइट ऊर्ध्वपातन में प्रक्रिया होती है, जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल द्रवावस्था में आए हुए। कमरे के तापमान पर शुष्क बर्फ तरल नहीं बनती है, इसलिए यहाँ पर सीधे धुआं जो गैस है उस टाइप में बदलेगी, इसलिए यहाँ पर ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ से, भारत के प्राचीन इतिहास के संबंध में भागदुध और रज्जु ग्राहक पद किसे संबंधित करते थे या किसे संदर्भित करते हैं? आंसर हो जाएगा 9वीं का करेक्ट आंसर, ये जनपद काल में कृषि से जुड़े कुछ अधिकारी होते थे। ठीक है, क्या होगा? ए यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर भागदूत और यहाँ पर जो भागदूत है ये उत्तर वैदिक काल के और महाजनपद काल के एक अधिकारी
राजस्व टैक्स एकत्र करने वाला होता था। और जो रज्जु ग्राहक है ये क्या होता था? रज्जु ग्राहक जो है ये यहाँ पर बुद्ध काल का मौर्य प्रशासन के प्रारंभिक चरण में वह अधिकारी था जो रज्जु मतलब रस्सी के खेतों में यहाँ पर मापता था, खेतों को मापता या नापने को लेकर के काम करता था। ठीक है, यानी भूमि जो पैमाना था उसको बंदोबस्त देखता था। तो ये यहाँ से समय का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी कृषि विपणन नीति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं कृषि विपणन नीति जो है उसको लेकर के PAPLM जो मॉडल है अधिनियम उसके बारे में विचार करते हैं। पहली बात ये बोला है, पहला यह नीति ढांचा पूरे राज्य को एक एकल एकीकृत बाजार क्षेत्र में घोषित करने का प्रस्ताव करता है। पहली बात 10वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। ठीक है, दूसरी बात है ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉडल होगा यह अधिनियम का उद्देश्य है कि यहाँ पर राज्यों सहित जो भी खंडित बाजार होते हैं इनको खत्म करके पूरे राज्य में एक कल बाजार क्षेत्र को बनाना ताकि किसान कहीं भी अपना उपज को बेच सके। ठीक है, दूसरी बात है इसके तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विनियमित जो कृषि उपज है इसके व्यापार के लिए स्थानीय मंडियों को उपकर या सेस देने का प्रावधान विस्तारित किया है। सेकेंड बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर यह नीति का उद्देश्य मंडी शुल्क का बोझ कम करना और ई-कॉमर्स और यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग होगा उसको बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्थानीय मंडियों को भारी उपकर मतलब काफ़ी ज़्यादा सेस यहाँ पर छूट देने को लेकर नियम बनाने का प्रस्ताव रखा था, ना कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालने का। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है ये निजी क्षेत्र को स्वयं की मंडियों और कोल्ड स्टोरेज को उप बाजार यार्ड के रूप में स्थापित करने की अनुमति देता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर उप बाजार यार्ड घोषित करना, जिससे यहाँ पर किसानों को निजी फर्मों के साथ साथ सीधे व्यापार करने को भी विकल्प मिल जाए। 1 और 3 यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर यहाँ से 10वीं का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 11 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है राज्यपाल प्रधानमंत्री के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर जो अपना पद धारण करता है, न कि प्रधानमंत्री। ठीक है, यद्यपि जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है उसकी सलाह पर कार्य करता है, लेकिन संवैधानिक रूप से ये राष्ट्रपति का अधिकार होगा। पहला गलत है। सेकेंड राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बात करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 157 में राज्यपाल बनने की यहाँ पर 2 अनिवार्य योग्यता है, एक तो भारत का नागरिक हो और उसके 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा है यदि विधानसभा के किसी सदस्य को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसे 6 माह के भीतर विधानसभा से त्यागपत्र देना होगा। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 158 है इसके अनुसार यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई अन्य सदस्य राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे उस तिथि से अपना रिक्त स्थान माना जाएगा जिस तिथि से वह राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, और 6 महीने का समय यहाँ पर नहीं दिया जाता है और पद ग्रहण करते ही पुरानी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा और पहला भी गलत था, सिर्फ दूसरा करेक्ट है यहाँ से। तो आंसर क्या होगा? केवल 2 ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संबंध में विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करने का संकल्प लिया है। पहली बात 12वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है क्योंकि यहाँ से आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1906 ठीक है 1906 कलकत्ता में अधिवेशन डॉक्टर नहीं दादा भाई जोनाराय जी थे, इनके रूप में कांग्रेस में स्पष्ट रूप से देखा गया था और स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा के जो स्वशासन थे उसको लेकर के स्वीकार आंदोलन के रूप में पूर्ण समर्थन दिया था। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। सेकेंड है इससे विदेशी वस्तुओं को आयात पर कम हो गया था। ठीक है, सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इस आंदोलन का आर्थिक प्रभाव व्यापक था और विदेशी कपड़े, चीनी और अन्य वस्तुओं के बहिष्कार के कारण आयात में भारी गिरावट आई और स्वदेशी उद्योग जैसे कपड़ा मिल, साबुन कारखाने सबको बढ़ावा मिला था। करेक्ट है। तीसरा बंगाल के एकीकरण के साथ आंदोलन समाप्त हो गया था। यह भी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी और इसके साथ ही आंदोलन का मुख्य मुद्दा समाप्त हो गया था और धीरे धीरे आंदोलन शांत हो गया था। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 सार्क, अरेथ तथा वर्मसरंड ये क्या होंगे? क्या होंगे? देखो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर जो हो जाएंगे हिमनद निर्मित स्थलाकृतियाँ होंगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा आंसर। आगे देखते हैं अरेत होता क्या? सर्क अरेत होते क्या है सब? देखो जो सर्क है ये बता देते हैं तीनों के बारे में। सर्क आप लिख भी सकते हो उसको। सर्क जो होता है ये क्या है?
ये हिमनद की घाटी के शीर्ष के एक छोटे कटोरे या कुर्सी के आकार का गहरा गिरद माना जाता है। ठीक है, पहला ये हो गया। उसके बाद अरेत क्या होता है? जो अरेत होता है, ये जब दो सड़क एक दूसरे के पीछे बनते हैं तो एक बीच की दीवार बहुत नुकीली संकीर्ण हो जाती है, जिसे यहाँ पर अरेत कहा जाता है। तीसरी बात है, ये बोला है वर्गसंड, है ना, वर्गसंड। ये वर्गसंड क्या होता है? ये हिमनद के शीर्ष भाग और पहाड़ की चट्टानी दीवार के बीच एक गहरी दरार होती है जो हिमनद से खिसकने का कारण बनती है। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। आंसर बी करेक्ट है 13 का। 14 या 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की एक मौलिक रचना हिंद स्वराज के संबंध में विचार करना है। हिंद स्वराज असहयोग आंदोलन के दौरान उनके अनुभवों के आधार पर लिखी गई थी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हिंद स्वराज गांधी जी ने 1909 में अब लंदन में दक्षिण अफ्रीका की जो समुद्री यात्रा थी उसके दौरान लिखी थी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, अंततः इस दौरान यहाँ पर जो अनुभव था उस पर आधारित नहीं थी, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, हिंद स्वराज में उन्होंने आधुनिक सभ्यता को श्रेष्ठता संबंधी दावों की निंदा की है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से, यह मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा तीसरा सही है और दूसरा सही था, पहली बात गलत थी। तो 2 और 3 सही है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर है, हाल ही में कोलंबो में आयोजित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संबंध में विचार करना है। श्रीलंका ने वर्ष 2023 से 25 की अवधि के लिए IORA की अध्यक्षता संभाली, जबकि भारत उपाध्यक्ष की भूमिका में है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, हाल ही में आयोजित बैठक में सदस्य देशों ने IORA विजन 2030 को अपनाया, जिसका मुख्य केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों को लेकर के जलवायु परिवर्तन से निपटना है। सेकेंड बात, यह भी सही होगा। तीसरी बात है, सऊदी अरब को आधिकारिक तौर पर IORA के 24वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 23 सदस्य फ्रांस जो रीयूनियन द्वीप है उसके कारण, और 23वां सदस्य जो बना था सऊदी अरब वर्तमान में एक संवाद भागीदार है, पूर्ण सदस्य नहीं है ना। ये गलत होगा, 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 का आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो बी। 16 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात यहाँ से, NCPCR एक यहाँ पर संवैधानिक निकाय होता है। ये संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत की गई है। पहली बात क्या होगा? 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर NCPCR एक सामाजिक निकाय है, न कि संवैधानिक। ठीक है, इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में की गई थी। ठीक है, और संविधान का अनुच्छेद 24 केवल कारखानों में बाल श्रम निषेध की बात करता है। पहली बात यहाँ से गलत है, और यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो CPCR है, यह अधिनियम 2005 का यहाँ से 20 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी बात है, यह आयोग शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम 2009 के पॉक्सो अधिनियम 2009 RT और जो 2012 के यहाँ पर कार्यान्वयन है उसके यहाँ पर निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा यहाँ से, आयोग के पास किसी भी मामले में जांच करते समय दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें यहाँ पर वह देश के किसी भी हिस्से को व्यक्ति में अपना सम्मन भेज सकता है। तीसरी बात क्या हो जाएगी? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहला गलत है और दूसरा तीसरा से करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सही पूछा तो बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारत में ऋण माफी को लेकर के विचार करना है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार ने देशव्यापी ऋण को माफ करने के लिए एक विशेष कोष फंड आवंटित करने का प्रस्ताव क्या था? पहली बात, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बजट 25-26 में पिछले कई वर्षों के जो बजट है उसमें यहाँ पर केंद्र सरकार ने किसी भी देशव्यापी कृषि ऋण माफी का प्रस्ताव नहीं दिया था, तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, सेकेंड बात है, वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकों द्वारा लगभग 21,000 करोड़ से अधिक यहाँ पर कृषि ऋण को बट्टे खाते के रूप में डाला गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, आर्थिक सिद्धांत के अनुसार बार बार होने वाली ऋण माफी नैतिक संकट मोरल हेजर्ड्स की जो स्थिति है उत्पन्न कर सकती है, जिससे यहाँ पर भविष्य में ऋण चुकाने को लेकर अनुशासनपूर्ण संस्कृति प्रभाव होगी। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर 2 बातें इसकी सही हो जाएंगी। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 17 का। क्वेश्चन 18 है, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत उद्घोषित
उद्घोषित यहाँ पर वित्तीय आपातकाल के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, राज्य के धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाते हैं। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात है, राष्ट्रपति के संघ की सेवा में नियोजित किसी भी व्यक्ति के वेतन कमी करने को लेकर निर्देश जारी कर सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा, और यहाँ पर उनके वेतन भत्तों की कटौती भी कर सकता है, ठीक है। तीसरी बात है, उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका के न्यायाधीश के भत्ते को कम किया जा सकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनमें शामिल समान परिस्थितियों में इनके वेतन की कमी नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके वित्तीय आपातकाल के मत एक अपवाद हो सकता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सभी तीनों यहाँ से करेक्ट है, तो डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधारों से संबंधित है? बैंकिंग सुधारों से संबंधित यहाँ पर समिति कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति 1991-98 में भारतीय बैंकिंग सुधारों को लेकर जनगणना आती है, पहला करेक्ट है। पीजे नायक समिति, ये क्या होगा, पीजे नायक जो समिति है ये 2014 में बैंकों के बोर्ड शासन में सुधार और यहाँ पर बैंक बोर्ड जो ब्यूरो उसके गठन की सिफारिश को लेकर की थी, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, तीसरा सुनील मेहता समिति। सुनील मेहता समिति 2008 में बड़े एनपीएम फंसे जो कर्ज थे उनके समाधान को लेकर प्रोजेक्ट सशक्त की सिफारिश की गई थी। और नचिकेत मोड़ समिति, ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि नचिकेत मोड़ समिति पेमेंट बैंक की अवधारणा और वित्तीय समावेशन को लेकर केंद्रित थी। सभी करेक्ट है, आंसर 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का डी। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन 20 है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी सीआरआई के इंडेक्स के संबंध में विचार करना कि यहाँ पर कौन जारी करता है? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये जारी करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 21। हाल ही में चर्चा में रहे ताश ट्रोपेजियम जोन के बारे में विचार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टीटीजेड के भीतर पेड़ों की अवैध कटाई के रोकने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण को यहाँ पर पेड़ों की जो पहली विस्तृत गणना है उसको सेंसस करने को लेकर निर्देश दिया है। पहली बात, 21 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ताजमहल से 5 किलोमीटर के हवाई दायरे में 50 से कम पेड़ काटने के लिए भी अपर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण अनुमति अनिवार्य होगी, ठीक है। कम से कम 5 किलोमीटर हवाई दायरे में 50 से कम पेड़ काटने के लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होगी। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरा बोला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वर्ष 2025 में ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है, जिससे सदस्यों की संख्या बढ़कर 25 कर दी गई है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके पुनर्गठन और प्रबंधन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन होता है, लेकिन सदस्यों की संख्या 25 करने वाला डेटा तथ्यात्मक रूप से गलत हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर इसे विशेषज्ञों में और जो सचिव हैं उसके यहाँ पर छोटी सी टीम होती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 22 22 नंबर है, राष्ट्रपति शासन के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन शब्द का उल्लेख किया गया है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, 22 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर देखो एक 22वें का भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शासन जो है इसका शब्द औपचारिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया। इसके स्थान पर अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, कि राष्ट्रपति शासन का, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, इसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार पर केंद्र सरकार या केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। सेकेंड बात सही है। तीसरी बात है राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन की समान अवधि कितनी होती है, 6 माह होती है, जिसे संसद के मंजूरी से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और 1 वर्ष के बाद यहाँ पर बढ़ाने के लिए चुनाव को यहाँ प्रमाण पत्र आवश्यक करने के लिए चुनाव करना संभव नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो बात याद रखना है 1 2 और 3 यहाँ से इसका सही आंसर है, ठीक है। आंसर होगा आपका बी सही आंसर है 22 का। 23 नंबर है संसदीय फोरम के संबंध में विचार करना है। संसदीय फोरम का गठन राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने हेतु किया जाता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है इसका गठन प्रत्येक 2 वर्ष में करते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन फोरम का गठन प्रत्येक 2 वर्ष में नहीं बल्कि यहाँ पर वास्तव में इनका कार्यकाल सदन के कार्यकाल के साथ जुड़ा होता है।
जब भी लोकसभा भंग होती है ये फोरम भी समाप्त हो जाते हैं और नई लोकसभा के गठन के बाद इनका पुनर्गठन किया जाता है, ना कि यहाँ पर 2 वर्ष में। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा फोरम की विषय वस्तु के संबंध में सदन को सूचित किया जाता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है ये नहीं, बल्कि यहाँ पर लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये फोरम में संबंध में सूचना देना सदन के अध्यक्ष को सभापति द्वारा देगा। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है। यहाँ से एक बात इसकी सही है। 24 है, 24 नंबर 24 नंबर है, भारत में फैमिली कोर्ट के संबंध में विचार करना है। फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक शहर को कम से कम एक फैमिली कोर्ट स्थापित करें। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। सेकंड, इन न्यायालयों में कानूनी कार्रवाई के दौरान साक्ष्य अधिनियम के कठोर नियम लागू नहीं होते हैं, ताकि विवादों का समाधान लचीले ढंग से किया जा सके। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील केवल कानूनी प्रश्नों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर फैमिली कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जाती है, ना कि यहाँ पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो यह बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, 1 2 3 1 2 सिर्फ करेक्ट है ना, 3 नहीं, तो 1 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सही पूछा तो बी। ठीक है, बी करेक्ट है 24 का। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से भूकंप के तात्कालिक रूप से खतरनाक प्रभाव कौन से हो सकते हैं, बताना है। देखो इसके जो भूकंप के तात्कालिक यहाँ पर प्रभाव कौन से हो पाएंगे। पहली बात यहाँ से ये बोला है कि धरातली विसंगति, धरातली विसंगति करेक्ट है, क्योंकि धरातली जो विसंगति होती है ये ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, जमीन का अपनी जगह से खिसक जाना या दरार पड़ना, करेक्ट है। मृदा द्रवीकरण, मृदा का लिक्विडाइजेशन, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होगा, जिससे यहाँ पर भूकंप के झटकों के कारण मिट्टी गीली अपनी ताकत खो देती है। ठीक है, और तरल होने के कारण यहाँ पर अपने व्यवहार को इमारतें धंसने लगती हैं। ठीक है, तो सेकेंड बात भी सही है। धरातल का एक तरफ झुकना, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि धरातल का यहाँ पर एक साइड झुकना जो होगा ये तीव्र झटकों के कारण जमीन का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है और एक साइड झुक जाता है। वो तीनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। आंसर 25 का सी करेक्ट है। 26 है, ब्रिटिश शासन के दौरान धन के निष्कासन के महत्वपूर्ण भाग का निर्माण होम चार्जेस से होता था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा होम चार्जेस के भाग होंगे। ठीक है, देखते हैं इसको 26 को। पहली बात यहाँ से देखो, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने धन के जो निष्कासन है उसके सिद्धांत को होम चार्जेस विस्तार से समझाया था। ठीक है, और ये वे खर्च हैं जो भारत सरकार द्वारा लंदन में चुकाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर ऋण सेवाएं जो होती हैं, ऋण सेवाएं भारत में रेलवे विकास और यहाँ पर जो युद्ध हैं उसको लेकर के ब्रिटेन द्वारा जो किए गए जो कर्ज का ब्याज था वो होगा, सही है। सेकंड, लंदन में भारतीय कार्यालयों का व्यय, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लंदन में स्थित भारतीय जो सचिव हैं उसके कार्यालय का पूरा प्रशासनिक खर्च और कर्मचारी के जो वेतन है भारतीय राजस्व से जाता था। ब्रिटिश भारत में कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भत्ते जो पेंशन थी भारत से कम काम कर चुके जो यहाँ पर ब्रिटिश सैन्य थे उसमें सैन्य अधिकारियों को पेंशन को यहाँ पर छुट्टी और भत्ते ये सब दिए जाते थे। इससे तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है 26 का। ठीक है, डी यहाँ से सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इसका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बोल रहा है कि वर्ष 2025 में नई दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के संबंध में विचार करना है। भारत ने अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISC की 8वीं असेंबली की मेजबानी की है। पहली बात, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सही बात है। और ISC का हेडक्वार्टर किधर है, गुड़गांव में, गुरुग्राम। सेकेंड बात है, दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। कहाँ पर, गुजरात जामनगर में ग्लोबल सेंटर बनने के बाद यहाँ पर एक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की क्रम बढ़ाएगा और दिसंबर 2025 में दिल्ली में दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखना है, हो चुका है जो भी। तीसरी बात है, मोल्दोवा अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISC का 107वां देश बना है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मोल्दोवा हाल ही में ISC का शामिल होने वाला नया सदस्य बना है और भारत की यहाँ पर सौर कूटनीति की बड़ी सफलता की है। तीनों बातें करेक्ट है। डी यहाँ से क्या होगा, 27 का आंसर है। 28 आते हैं। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय मृदा में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से कौन लवणीय मृदा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ये जो तत्व की बात करें इनमें से। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ये। एक तो पहला सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और यहाँ से आपका मैग्नीशियम, लेकिन नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है, क्योंकि भारतीय मृदा में विशेषकर लवणीय मृदा और शुष्क मृदा जिसको बोलते हैं, भारतीय मृदाएं ये होती हैं।
ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन भारी कमी पाई जाती है, इसलिए खेती के लिए यूरिया का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। 1 2 3 करेक्ट है, सी से आंसर है 28 का। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में घटित हुई थी? ठीक है, देखते हैं इसको। 29 का पहला है सैंडर्स की हत्या। करेक्ट, क्योंकि सैंडर्स की जो हत्या है ये 1928 में लाहौर के भगत सिंह और यहाँ पर उसके साथियों द्वारा की गई थी, जो इरविन के जो समय की घटना है। पहली बात करेक्ट है। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय से 11 सूत्री मांगे, सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। ठीक है, 1930 में, राइट। दीपावली घोषणा, ये भी बात इसकी करेक्ट होगी। दीपावली घोषणा 1929 इरविन की घोषणा की थी, और भारत को अन्यथा डोमिनेंट स्टेट्स दिया जाएगा, जिसे दिवाली घोषणा कहा जाता था। तो तीनों बातें करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक की धम्म नीति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 30 को। अशोक की धम्म नीति के बारे में विचार करते हैं। पहला यहाँ से ये बोला है, अशोक ने महिलाओं सहित यहाँ पर विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य धर्म प्रचार के लिए धर्म महापात्रों की नियुक्ति की थी। पहली बात 30 का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, पहला सही है। दूसरा, अशोक के शासन के दौरान धर्म एक पृथक संप्रदायी विश्वास बन गया था। सेकेंड बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अशोक का धर्म कोई यहाँ पर नया धर्म ये संप्रदाय नहीं था, बल्कि यह सभी धर्मों का साझा नैतिक सार था। इसमें माता पिता की जो अज्ञान माता पिता की जो आज्ञा मानना और बड़ों का सम्मान करना और अहिंसा जैसे जो सार्वभौमिक मूल थे वो यहाँ पर बताए जाते थे। अशोक ने कभी इसे पृथक संप्रदाय के रूप में स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा, आंसर एक इसका सही है 30 का। 31 आते हैं, नेशनल रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य जल अधिशेष बेसिन से जलाशय जल भाव वाले बेसिन में जल का संचलन करना। पहली बात 31 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस परियोजना का मूल सिद्धांत है कि यहाँ पर मानसून के दौरान जिन नदियों में बाढ़ आती है उनका पानी उन क्षेत्रों में भेजा जाए जहाँ सूखा पड़ा है। ठीक है, डेफिसिट, तो पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण हो गया, अभिकरण परियोजना लिखा है। ठीक है, अभिकरण ही होगा क्योंकि NWDA बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि ये कार्यान्वयन एजेंसी होगी इसकी, तो ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय जल विकास जो अभिकरण है ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पूरी परियोजना और कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी होगी। तीसरी बात है, देखते हैं तीसरा बोले केन बेतवा नदी अंतर्योजन परियोजना को सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाएगी। यह घोषित किया गया है, तीसरी बात करेक्ट है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा इसे दिया गया और 90% वित्त पोषण केंद्र द्वारा पर किया जाएगा इसका। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर सी करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों में कटौती से संबंधित नहीं होगा। मतलब एक कहने को होता है कि ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी कटौती करने को होगा, ये बोला कि इनमें से ग्रीन हाउस गैसों में कौन सा कटौती करने से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ से पहला बोला है कि यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन ये नहीं होगा, है ना, मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा। किगाली समझौता क्या है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है किगाली संशोधन ये HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का चरणबद्ध तरीके से कम करेगा। ठीक है, और ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए कर जो बताएगा ये, तो ये बात गलत हो जाएगी। स्टॉकहोम कन्वेंशन इससे संबंधित नहीं है, नहीं की बात पूछी है ना कि कौन सा नहीं होगा, ये तो होगा लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये क्या होगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जैसे रसायन होते हैं और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, ना कि ग्रीन हाउस गैसों को लेकर के। तो ये बात इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बोला से कौन सा नहीं पहुँचाएंगे, तो यहाँ पर ये बात सही है। ठीक है, और ये पहुँचाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल सीधे तौर पर 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन को लेकर कम करने का बनाया गया था। तो ये भी बात इससे संबंधित है, ये से संबंधित है, और ये भी क्या है, इससे संबंधित है। पहला संबंधित है, ये तीसरा संबंधित है, लेकिन पूछे संबंधित कौन सा नहीं है तो दूसरा नहीं है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो कम करने को लेकर, मतलब ग्रीन हाउस को लेकर कौन पर संबंधित नहीं हो उससे, तो कौन सा नहीं होगा। एक तो ये संबंधित है, ये संबंधित, लेकिन ये संबंधित नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आते क्वेश्चन नंबर 33 में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में विचार करना है। उन्हें केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहली बात क्या होगी, 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम, जब भारत के जो न्यायाधीश है उसके 2 वरिष्ठ न्यायाधीश है उसकी सिफारिश पर की जाती है। इससे संबंधित राज्य के राज्यपाल और
संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल मुख्य न्यायाधीश परामर्श नियुक्ति के लिए नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। इन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सेकेंड बात करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ राज्य के राज्यपाल उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाई जाएगी। सेकेंड बात करेक्ट होगा, आंसर ओनली 2 बी। 34 गुप्त वंश के दौरान जारी किए गए सिक्कों के संबंध में विचार करना है। ये सिक्के गुप्त शासकों की उपाधियों और उनके द्वारा किए गए यज्ञों का विवरण प्रदान करते हैं। पहली बात 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पुनर्स्थापक मुद्रा लेखन के साथ स्वर्ण एवं रजत के सिक्के जारी किए थे। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर समुद्रगुप्त ने सोने के अश्वमेघ प्रकार के सिक्के जारी किए थे, लेकिन रजत चांदी के सिक्के वर्षन प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के पश्चात यहाँ पर जारी किए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने रजत के सिक्के प्रमाणित नहीं होंगे। ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत होगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ से गुप्त वंश के शासकों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्रपत्र के सिक्के जारी किए थे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, एक तो तीसरा सही है और एक पहला सही था, दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है, आंसर बी। 35 निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद द्वारा अधिनियमित एक विधान के तहत स्थापित किए गए थे। आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, और तीसरा केंद्रीय सूचना आयोग। लेकिन यहाँ पर जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है ये यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई जो होता है ये कोई संवैधानिक स्टैट्यूटरी निकाय नहीं है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की शक्तियों से मिली थी, लेकिन यहाँ पर इसकी स्थापना सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा हुई थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 3 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राचीन हिंदू मंदिर स्थापत्य के संबंध में गवाक्ष, कल्पलता और आमलक पद निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करते हैं, ये किसको संदर्भ को प्रतिनिधित्व करते हैं। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर। ये अलंकरण विविध के घटकों का करेंगे। किसका करेंगे, अलंकरण के विविध घटकों को करेंगे। ठीक है, ये तीनों शब्द भारतीय मंदिर स्थापत्य सजावट में संरचना के भाग होंगे या अंग होंगे। ठीक है, गवाक्ष जो होता है पहला केवल गवाक्ष जो होता है ये मंदिर की दीवारों में बने खिड़कीनुमा मेहराब होता है, आर्च जिसको बोलते हैं। मैंने बताया था ऊपर आपको, ठीक है, अच्छा ऊपर नहीं बताया था, मैंने कोई पेपर कराया था वहाँ पे बताया था शायद। कल्प क्या होगा, कल्प होता है आपका लता या पत्थर की उकेरी गई बेल बूटों की नक्काशी। ठीक है, आमलक क्या होता था, आमलक जो होते थे ये मंदिर के शिखर के ऊपर स्थित गोल खांचीदार पत्थर होते थे। तो ये सब पॉइंट आपको लिख लेना क्या है ये। ठीक है, 37 है, आपको मिलाने को भी दे सकता है, मैचिंग करने को। 37 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीय भंवर के संबंध में विचार करना है। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर विद्यमान उच्च दाब और शीत पवन युक्त व्यापक क्षेत्र होता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीय भंवर वास्तव में निम्न दाब लो प्रेशर का क्षेत्र होता है और न कि उच्च दाब का। ये ध्रुवों के ऊपर क्षोभ मंडल और समताप मंडल में चक्रवाती हवा में एक बड़ा घेरा होता है। पहली बात गलत है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय भंवर के कमजोर होने के परिणाम स्वरूप शीत आर्कटिक पवन का प्रवाह दक्षिणाभिमुख होता है। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी, ओनली 2 करेक्ट है। पहली बात गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जब ध्रुवीय भंवर कमजोर पड़ता है तो इसके चारों ओर चलने वाले जेट स्ट्रीम अस्थिर हो जाते हैं, स्थिर नहीं अस्थिर हो जाते हैं। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप उत्तर की अत्यधिक ठंडी हवा दक्षिण की ओर जैसे कि अमेरिका या यूरोप की ओर खिसक आती है, जिससे क्या होता है वहाँ भीषण ठंड पड़ने लगती है। ओनली 2 करेक्ट है, बी। 38 थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल HS अलकॉट ने की थी। पहली बात 38 के यहाँ से करेक्ट है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, इसने पुनर्जन्म और कर्म संबंधी हिंदू मान्यताओं को स्वीकार किया था। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, इस सोसाइटी ने प्रकृति में स्पष्ट जो कानून थे और मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों की विवेचना का प्रयास किया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। सभी तीनों सही है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, उसके बारे में देखते हैं। किसी शहर या वार्ड को ODF ओपन डेफिकेशन फ्री है ना प्लस घोषित करने के लिए ये अनिवार्य है कि यहाँ पर सभी समुदाय
और सार्वजनिक शौचालय का प्रबंधन रख रखाव बेहतर हो तथा कार्यात्मक अवस्था में हो। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा बोला ODF प्लस प्लस होगा। इसका मतलब हो कि जो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से मल कीचड़, ठीक है, और यहाँ पर सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण तथा उपचार को लेकर के केंद्रित होगा, ताकि नालियों में जल निकाल के अनुपचरित जो कचरा है वो ना जाए। दूसरी बात भी करेक्ट है। ODF प्लस और ODF प्लस प्लस दोनों बातें सही हैं। तीसरा बोला भारत सरकार ने 2025 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आकांक्षी जिला के 100% शहरों को वाटर प्लस प्रमाण कर दिया है, या प्रमाणीकृत प्रदान कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात गलत है, क्योंकि आकांक्षी जिलों में सुधार हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2025 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर बता रहे कि ऐसा ये सब कुछ 100% हो गया, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अभी प्राप्त नहीं किया है और ये अत्यंत कठिन मानक होगा, जिसे वर्तमान में देश के कुछ ही शहरों में प्राप्त कर पाए, अभी पूरे में ऐसा नहीं हुआ है। तो सिर्फ 1-2 बात इसकी करेक्ट है। आंसर 39 का 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन 40 है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट जो बैंक द्वारा दीर्घकालिक कॉर्पोरेट रणनीति अर्थात रणनीति 2030 जारी की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में एशियाई विकास बैंक के संबंध में विचार करना है। इसके सदस्यों में केवल एशिया प्रशांत के क्षेत्र के देश शामिल होते हैं। पहली बात 40 का पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एडीबी सदस्यों में केवल एशिया प्रशांत के क्षेत्र देश ही नहीं, बल्कि यहाँ पर गैर क्षेत्रीय सदस्य जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी वो भी शामिल होते हैं, और इसके 68 यहाँ पर सदस्य हैं, जिसमें से 19 एशिया के बाहर के हैं। पहली बात गलत है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में चीन की अंशधारिता सर्वाधिक होगी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एडीबी में सर्वाधिक अंशधारिता वोटिंग पावर ऑफ जापान, मतलब वोटिंग पावर ऑफ जो है वो जापान और अमेरिका की प्रत्येक की लगभग 15.6 की है, चीन की 6.4 और भारत की 6.3 है। ठीक है, उसके बाद आती है, तो याद रखना है, सेकंड भी गलत होगा। तीसरा, ये बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र में निर्भरता को निपटने के लिए ध्यान केंद्रित करता है, निर्धनता पर निपटने से ध्यान केंद्रित करता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 3 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा केवल 3, मतलब सी करेक्ट आंसर है। 41 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना मुख्य रूप से उन शैक्षिक रूप में किए गए ब्लॉकों आवासीय जो विद्यालय को स्थापित करने को लेकर केंद्रित है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम होती है। पहली बात 41 का पहला करेक्ट है। सेकेंड है, समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सभी KGBV हैं, इनका फुल फॉर्म दे रखा है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इसमें कक्षा 12 तक के उन्नत करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत यहाँ पर मार्च 2025 तक 2300 से अधिक स्कूलों को कक्षा 12 तक अपग्रेड किया जा चुका है। करेक्ट बात है, सही बात है भी। तीसरा, इस योजना के तहत सीटों को कम से कम 75% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST के अनपिछड़ा वर्ग उनको लेकर के अल्पसंख्यकों की समुदायों की लड़कियों के लिए आरक्षित की गई हैं। तीनों बात करेक्ट है। आप इसके बारे में एक नोट्स बना सकते हो, छोटा सा शॉर्ट नोट, ठीक है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में, और ये सब पॉइंट नोट करोगे। ऐसे ही नोट करना, उतार देना पूरा, ऐसा नहीं, छोटे छोटे से की पॉइंट ऐसा बनाओ, और यहाँ से कस्तूरबा गांधी विद्यालय और पॉइंट छोटे छोटे कि यहाँ पर कक्षा 12 तक था, है ना, 2025 तक इतने यहाँ पर अपग्रेड किया जा चुका है, और इसके तहत यहाँ पर 75% लेकर इन जातियों को कवर किया जा रहा है। ऐसे करके आप एक शॉर्ट्स नोट बनाओगे इसका अच्छा सा, ठीक है। 41 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, सभी तीनों। आते हैं 42, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के बारे में विचार करते हैं। देखते हैं किस प्रकार भिन्न है ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण NTCS है। NBWL को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा गठित किया गया था, जबकि यहाँ पर NTCA का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। पहली बात 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य जो है, ये दोनों यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित किए गए हैं, ठीक है, और NTCA का गठन 2006 के संशोधन के बाद हुआ था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यहाँ पर लागू नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड, NBWL की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, जबकि यहाँ पर NTCA की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है। सेकंड बात करेक्ट होगी, सेकंड बात सही इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात है, अच्छा तीसरा नहीं है, सिर्फ एक ही 2 स्टेटमेंट है ना, तो आंसर क्या होगा? पूछा क्या है? पूछा है कौन सा सही होगा, है ना, कौन सा सही होगा? केवल 2 सही है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा वलन और भ्रंशन के मत प्रमुख अंतर होगा? वलन और भ्रंशन के मत एक प्रमुख अंतर, इनमें से कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 43 का। देखो, वलन जो होता है जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जो होती हैं चट्टानों द्वारा दोनों तरफ से दबाती हैं, संपीड़ित बल करती हैं, तो चट्टानें मुड़ जाती हैं और वलित जैसे यहाँ पर पर्वतों का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। और भ्रंशन क्या होता है? भ्रंशन यहाँ पर तब होता है
जब भ्रंशन तब होता है जब चट्टानें टूटती हैं। ये खिंचाव में तनाव में बल के कारण भी हो सकती है, जिससे यहाँ पर रिफ्ट वैली बनती है और अत्यधिक दाब संपीड़ित के कारण हो सकती है। तो दोनों बातें क्या होंगी यहाँ से, इसकी सही आपको जाननी है दोनों बातें क्या है। तो इसके हिसाब से आपको जो आंसर हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिटिश प्रशासन में भारतीयों की असंबद्धता के संबंध में विचार करना है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों के प्रशासन के पदों के लिए अवसर देने का प्रस्ताव चार्टर अधिनियम 1833 धारा 87 के तहत यहाँ पर किया गया था, न कि 1813। तो गलत हो जाएगा। सेकंड है सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे। ये बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, बी आंसर होगा। 45 है 18वीं शताब्दी के मध्य मराठा शासन के संबंध में पेशवा के पद को संबंध में विचार करना है। पेशवा राज का वास्तविक शासक था। पेशवा राज का वास्तविक शासक था। पहली बात 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है पेशवा का पद वंशानुगत था। यह भी बात है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। सही बात है। तीसरी बात है मराठा शासक साहू की मृत्यु के पश्चात प्रशासन के प्रमुख रूप से पेशवा की शक्ति समाप्त कर दी गई थी। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर साहू की मृत्यु कब हुई थी, 1749। ठीक है, 1749 में हुई थी। और जो इसके बाद पेशवा की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर अधिक बढ़ गई थी और संगोला की संधि 1750 में हुई थी। इसके तहत पेशवा मराठा साम्राज्य की विधिवत सर्वेता या सर्वेसर्वा बन गए थे और पुणे साम्राज्य या पुणे प्रशासन का मुख्य केंद्र बना था। आंसर क्या होगा, 1 2 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। 46 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वीडेम वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर। एक यहाँ पर दृष्टिकोण या ये परियोजना है जो लोकतंत्र के मापन की अवधारणा का संबंधित होगी। ठीक है, 46 का ए यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 47 नंबर। 19वीं शताब्दी में आमूलवादी के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। आमूलवादियों ने नियंत्रण सिद्धांत की वकालत की, जिसमें यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का प्रचार अभियान पूरे वर्ष होते हुए आम जनता को जोड़ा जाता था। पहली बात 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आमूलवादी जैसे थॉमस पेन या बेंथम ने अनुयायी नियंत्रण सिद्धांत नहीं बल्कि यहाँ पर तर्कवाद और मानवीय जो अधिकार थे उसकी वकालत की थी, और भारत में आधुनिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधार चाहते थे, लेकिन वे आम जनता को जोड़ने और आंदोलन के पक्षधर नहीं थे। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उनका मानना था कि शीर्ष सुधार जो होगा वो होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है, पहली बात गलत हो गई 47 की। सेकंड बात है, सेकंड बोले वॉरेन हेस्टिंग जोनाथन डंकन सुप्रसिद्ध आमूलवादी थे। ये भी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग और जोनाथन डंकन प्राच्यवादी थे और भारतीय परंपराओं के भाषाओं का सम्मान करते थे और उन्हीं के माध्यम से शासन करना चाहते थे। आमूलवादी इसके विपरीत भारतीय संस्कृति को पिछड़ा मानते थे और पूरी तरह से बदलना चाहते थे। तो ये बात गलत है दोनों। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। कौन सा सही है, कोई सही नहीं है। 48 निम्नलिखित पर विचार करना है। धन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। पहली बात 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन ये धन विधेयक जो मनी बिल है और संविधान के संशोधन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, और ये धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास बहुत सीमित शक्तियां होती हैं, इसलिए गतिरोध की स्थिति नहीं बनती है। सेकंड बात है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधारों के पश्चात कोई भी विधेयक संयुक्त बैठक में पारित नहीं हुआ है। तीसरी सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर LPG है ना, जो LPG है यहाँ पर उसको लेकर के इसके बाद यहाँ पर संयुक्त बैठक हुई है यहाँ पर 2002 में पोटा। ठीक है, प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट, इसको यहाँ पर पारित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सरकार द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। तो बोला कि कोई बैठक यहाँ पर नहीं हुई था, पारित नहीं हुआ था इसमें, तो गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत है। आंसर 48 का डी। 49 अजंता गुफाओं में भित्ति के संबंध में भित्ति चित्रों के संबंध में विचार करना है। ये चित्र बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के विषयों पर आधारित हैं। पहली बात 49 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये गलत है, क्योंकि अजंता की गुफाओं और चित्र में उनके चित्र अनन्य रूप से बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, उससे संबंधित हैं। जहाँ तक कथाएं जैन और हिंदू के जो चित्र एलोरा
की गुफाओं में मिलते हैं, अजंता में नहीं मिलेंगे। सेकेंड बात है, कुछ चित्रों में आकृतियां की व्यवस्था को त्रिआयामी बनाने हेतु वृत्ति रूप में चित्रित किया गया है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अजंता के कलाकार बहुत उन्नत थे, उन्होंने आकृति को गहराई और देने के लिए वृत्ति जो सर्कुलर है उसके रूप में व्यवस्थित किया था, ठीक है, जिससे यहाँ पर चित्रों में त्रिआयामी 3D प्रभाव पैदा हो सके। सेकेंड करेक्ट है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा यहाँ से चित्रकारी हेतु टेम्परा तकनीक का उपयोग किया गया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर अजंता में टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया था, जिसे गीले प्लास्टर पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूखे प्लास्टर रंगों का लेप होता था, ठीक है। सॉरी, ये बस करेक्ट हो जाएगी तीसरी वाली, क्योंकि यहाँ पर अजंता में टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया था, क्योंकि जिसको बोलते थे गीले प्लास्टर पर नहीं बल्कि सूखे प्लास्टर रंगों का, ठीक है, लेप, इसको बोलते थे टेम्परा तकनीक की। तो ये बात करेक्ट है। तीसरा और दूसरा सही है, पहली बात गलत थी, ठीक है। ये यहाँ से आंसर है। 50 नंबर है, भारत में मजदूरी नीति के संबंध में विचार करना है। लिविंग वेज जो है उसका निर्धारण केवल न्यूनतम भोजन आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता था। पहली बात 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिविंग वेज का निर्धारण केवल न्यूनतम भोजन आवश्यकताओं पर नहीं किया जा सकता। ये बात गलत हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो भोजन के साथ साथ आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य की सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकता भी शामिल होती थी, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। मजदूरी संहिता 2019 के तहत केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए एक फ्लोर वेज तय कर सकती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, भारत ने वर्ष 2025 तक न्यूनतम मजदूरी प्रणाली से लिविंग वेज प्रणाली की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखा है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण समसामयिक वहाँ पर विकास है, क्योंकि यहाँ पर समसामयिक विकास है, क्योंकि भारत सरकार ने ILO मतलब इंटरनेशनल जो लिवर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, इसके सहयोग से 2025 में न्यूनतम मजदूरी से लिविंग वेज की ओर संकलन का लक्ष्य रखा है, और ताकि श्रमिकों को जीवन स्तर में सुधार ला सके। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, तो 2 बातें से हो जाएंगी। 51 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। AI एक्शन समिट 2025 जो फरवरी 2025 में पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था, इसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। पहली बात 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत और यूनाइटेड किंगडम UK ने मई 2025 में एक ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, जिनका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करना था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मई 2025 में इसके औपचारिक हस्ताक्षर की खबर थी। अभी भी यहाँ पर जो पुष्टि इसकी नहीं हुई है ऐसा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये काल्पनिक बात समझ सकते हो, क्योंकि इसके आधार पर जो आमतौर पर ऐसा कुछ यहाँ पर समझौता बताया नहीं गया था, लेकिन अब ये हो सकता है लंबित हो, है ना, तो इस वजह से ये बात गलत हो जाएगी और ऐसा कुछ यहाँ पर डेट नहीं बताई गई इसकी। पहली बात यहाँ से सही है। तीसरी बात है, तीसरा बोले CALI फंड काली फंड जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को लेकर के विकासशील देशों में वित्त प्रदान करना होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर काली फंड जो है ये लॉन्च 2024-25 का संबंध परमाणु ऊर्जा से नहीं बल्कि यहाँ पर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से होगा। ये वैश्विक जैव विविधता ढांचे के तहत अनुवांशिक संसाधन को प्राप्त करके लाभ का वितरण को बनाएगा, ठीक है, तो ये बात गलत होगा। आंसर क्या होगा? दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि उसका डेटा तो कुछ गलत दे रहा है, और तीसरा भी यहाँ पे गलत होगा। सिर्फ पहली बात इसकी करेक्ट है, तो एक यहाँ से आंसर सही हो जाएगा इसका। इस टाइप से यहाँ पे हम लोग ने 51 क्वेश्चन को अपने कवर किया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को कल 52 से 100 क्वेश्चन को यहाँ से कवर करेंगे, राइट। 52 से 100 कल करेंगे। और यहाँ पर मैं सुबह ला चुका हूँ जो साइंस टेक्नोलॉजी की एक पार्ट बचा था उसका मैगजीन का PT 65 का टॉपिक नंबर 7-8 का MCQs, वो मैं करीब 55 क्वेश्चन लेके आया हूँ, सुबह अपलोड करा दिया मैंने, तो वहाँ से आप देख सकते हो उसको, ठीक है। ये भी देख सकते हो। अभी 2 दिन बाद स्टार्ट करने वाला डेली टारगेट, उससे आपको जोड़ना है क्या क्या चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ती हैं, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको शेयर किया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे मैं आज शाम तक या कल में आपको पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है, डेटा उसका। और यूट्यूब पे भी आपको कराया जाएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, कितने कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।